Hello student, welcome back and this is my last time where we are going to solve sums based on this chapter. ठीक है, तो थोड़ा सा अलग टाइप का चैप्टर है, बहुत सारे टर्म्स है, बट एक अच्छा बात है कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है. ठीक है, तो अभी हम सम सॉल्व कर रहे हैं बेस्ड ऑन स्टीफन्स लॉ और हमने पहला फॉर्मूला स्टीफन्स लॉ में देखा कि कितना अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट होता है पर एरिया पर टाइम, इट डिपेंड्स अपॉन the fourth power of absolute temperature. Yes or no? यही हमने पढ़ा कि कितना amount of heat radiate होता है per area per time. ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? बॉडी के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. Fourth power of the temperature, the absolute temperature of the body. ठीक है? ये perfectly black body के लिए. और अगर कोई ordinary body रहेगा बच्चा, तो कैसे आएगा बताओ? इधर E आ जाएगा sigma T raised to 4. This is for perfectly black body and this is for Q upon AT is equal to E sigma T raised to 4. ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं पहले सबसे जो आपके सामने देखो वहां पे क्या दिया हुआ है. आई वांट टू फाइंड एनर्जी रेडिएटेड, मतलब हमें Q फाइंड करना है. ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट हो रहा है इन 1 मिनट. 1 मिनट में कितना अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट हो रहा है, तो Q मुझे फाइंड करना है 1 मिनट में. 1 मिनट मतलब कितना सेकंड्स हो गया बच्चों? 60 सेकंड्स हो गया, बोला कि नहीं? कितना अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट होता है 1 मिनट में ओवर एरिया ऑफ 200 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर भी है, तो इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ कर देंगे, तो मीटर स्क्वायर में बदल जाएगा. एंड एट 127 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 करोगे क्योंकि एब्सोल्युटली मुझे आंसर किसमें चाहिए, केल्विन. अब मुझे Q फाइंड करना है बच्चों. डोंट यू थिंक सो इट्स वेरी इजी? पर सब में ध्यान दो, ये सब किसका है? ऑर्डिनरी बॉडी का है कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी? क्लियरली लिखा हुआ ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी का सम है. तो कितना अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट कर रहा है ये क्वेश्चन पूछ रहा है. पर एरिया पर टाइम सिग्मा T रेज़ टू 4, बराबर है नहीं? तो Q का वैल्यू क्या आएगा? सिग्मा A T into T रेज़ टू 4. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. सिग्मा का वैल्यू 5.7 into 10 रेज़ टू -8. एरिया यहाँ पे मैं 2 जीरो एडजस्ट करके लिखता हूँ. 2 into 10 raised to -2 टाइम 60 सेकंड है और कैपिटल T 400 का रेज़ टू क्या आएगा 4. इसको सॉल्व करो, देखो कितना आंसर आता है आपको. समवेयर अराउंड 1754 जूल इतना आंसर आपको आना चाहिए. ठीक है, तो बहुत सिंपल है. मैं पहले बोला फॉर्मूला बेस्ड सम. कितना अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट करता है पर एरिया दिया हुआ, कितना एरिया दिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में से 1 मिनट में 127 डिग्री सेल्सियस पे कितना हीट रेडिएट करेगा. अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए इस टेंपरेचर पे कितना हीट रेडिएट करेगा, तो समझ जाने का कि ये स्टीफन लॉ का सम है. ओके, सारा डेटा दिया होता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, कहता है इजी. अभी ये सम नेक्स्ट वाला आप लोगों के लिए. स्टार्ट सॉल्विंग फटाफट. नेक्स्ट सम. नेक्स्ट सम इज आल्सो वेरी सिंपल. आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया रहेगा. देखो बहुत जरूरी है, जब मैं बोलता हूं आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व करना है. ओके, अगर आपने नहीं सॉल्व किया प्लीज गो बैक, सॉल्व इट एंड देन कम एंड सी द सॉल्यूशन. ठीक है, तो बहुत सिंपल है कि एक फर्नेस है, इलेक्ट्रिक फर्नेस है, उसके होल से जो एनर्जी एमिट हो रही है, एक इलेक्ट्रिक फर्नेस के होल से जो एनर्जी एमिट हो रही है उसका रेट दिया है 20 वॉट. एक सिंपल सा चीज दिया है मैंने. वॉट मतलब जूल पर सेकेंड, मतलब एनर्जी पर सेकेंड. वॉट मतलब एनर्जी पर सेकेंड. तो ये आपको समझना है कि इसको मैं डिफरेंशियल फॉर्म में लिखूंगा या फिर Q अपॉन T लिखा चलेगा, बट बेटर टू राइट इन अ डिफरेंशियल फॉर्म. रेट है ना, तो रेट ऑफ एनर्जी एमिटेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब dQ अपॉन dt. देखो आप Q अपॉन T लिखोगे तो भी चलेगा, पर बेटर है कि आप क्या लिखोगे, dQ अपॉन dt. तो एक इलेक्ट्रिक फर्नेस का एक होल है, उस होल से एनर्जी बाहर आ रही है, उसका रेट दिया है 20 वॉट. उसका क्या दिया है, रेट दिया है 20 वॉट. रेट मतलब क्या, कितना एनर्जी एमिट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो मैंने लिखा dQ अपॉन dt. मैं फिर से बोल रहा हूं आपको, आप अगर Q अपॉन T लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इट इज बेटर टू राइट dQ अपॉन dt. ठीक है, नाउ ये रेट दिया हुआ है और वो इलेक्ट्रिक फर्नेस कितना एनर्जी दे रहा है उसका रेट मुझे दिया है, और ये हो रहा है 727 डिग्री सेल्सियस.
मुझे बताओ ये आपने केल्विन में कन्वर्ट किया, हाँ या ना? बहुत जरूरी है इसको केल्विन में कन्वर्ट करना बच्चों। तो 727 प्लस 273 तो कितना हो रहा है बच्चों? 1000 केल्विन, है ना? मुझे उस होल का एरिया फाइंड करना है, सिग्मा दिया हुआ है, फॉर्मूला है चार्ज, ओके, अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर एरिया पर टाइम इज सिग्मा टी रेज टू 4। इसको डिफरेंशियल फॉर्म में ऐसे लिखूंगा, dq बाई dt इज इक्वल टू सिग्मा a t रेज टू 4। इसकी वैल्यू दी हुई है 20 इज इक्वल टू सिग्मा 5.7 इंटू 10 रेज टू -8, ऑलरेडी ऐसा यूनिट में दिया है। एरिया फाइंड करना है और 10 रेज टू 3, मानते हो कि नहीं? 1000 मतलब कितना हो गया? 10 रेज टू 3 केल्विन रेज टू 4, तो 3 4 12 हो गया। तो एरिया कितना आएगा? 20 अपॉन 5.7, इसको यहां पे ले गया, इंटू 10 रेज टू, ये 12 है -8, तो ये 4 हो गया। तो इसको आप सॉल्व करो, इसका आंसर लगभग 3.5 के आसपास आएगा, इंटू 10 रेज टू -4 मीटर स्क्वायर। चेक करो आंसर आपको आ रहा है क्या? ओके, लॉग कैलकुलेशन करना है आपको यहाँ पे 20 अपॉन 5.7 का 3.5 इंटू 10 रेज टू -4 मीटर स्क्वायर, ठीक है? तो जब भी रेट दिया है, रेट ऑफ एनर्जी एमिटेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आप क्या लिखोगे? dq अपॉन dt, ठीक है? क्या लिखोगे? dq अपॉन dt। तो dq बेटा समझो 20 वॉट, वॉट मतलब जूल पर सेकेंड, जूल मतलब q अपॉन सेकेंड मतलब टाइम, मतलब q अपॉन t का वैल्यू दिया है, तो आप q अपॉन t लिखो या फिर इट इज बेटर रेट मतलब dq अपॉन dt लिखो, और इसी फॉर्मूला को डिफरेंशियल के फॉर्म में लिख के सॉल्व करना है, ठीक है? चलो एक काम करो, ट्राई दी नेक्स्ट सम, सी वेदर यू आर गेटिंग नेक्स्ट। और बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमने अपने स्टीफन्स लॉ का थ्योरी लेक्चर देखा है, ओके? तो इसके सम सॉल्व करना है, तो मत सॉल्व करना, पहले थ्योरी अच्छे से प्रिपेयर करो, बाय हार्ट करो सारे फॉर्मूले जो थ्योरी में मैंने पढ़ाए थे, देन यू कम फॉर दिस, ठीक है? कम ऑन, गो फॉर द नेक्स्ट वन, गो फॉर द नेक्स्ट वन फास्ट। A 60 watt filament lamp loses all its energy by 60 watt है, मतलब कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके? फिलामेंट लैंप है, 60 वॉट उसका पावर दिया हुआ, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी वो एमिट करता है, ओके? दैट इज dq बाय dt। सो अगेन जैसा प्रीवियस सम किया था वैसे ही इसको भी करना है, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट कर रहा है, लॉस कर रहा है पर यूनिट टाइम, दैट इज dq अपॉन dt दिया हुआ है। उसकी एमिसिविटी दी हुई है उस फिलामेंट की 0.5, इट इज नॉट अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, क्योंकि परफेक्टली ब्लैक बॉडी का E का वैल्यू कितना रहता है? 1। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है, क्योंकि उसकी E की वैल्यू कितनी है? 0.5, ओके? एरिया दिया हुआ है बच्चों उस फिलामेंट का 5 इंटू 10 रेज टू 5 मीटर स्क्वायर, मतलब इस एरिया में से वो एनर्जी लॉस कर रहा है, इतने एरिया में से, ओके? तो कौन से टेम्परेचर पे है वो मुझे फाइंड करना है, फिलामेंट का टेम्परेचर। अगेन ईच एंड एवरी वैल्यू इज गिवन टू यू एंड यू हैव टू फाइंड द टेम्परेचर। आई होप अभी तो आपको समझ में आ गया रहेगा, आपने ये सम सॉल्व किया रहेगा कैसे सॉल्व करना है। तो 60 वॉट, ओके, ऑफ फिलामेंट एमिट्स एनर्जी, ऑल ऑफ इट्स एनर्जी, ओके? तो 60 वॉट ये एनर्जी अपॉन टाइम, ओके, Q अपॉन T दिया हुआ था, और मैंने डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा। तो सबसे पहले बच्चों आप फॉर्मूला लिखोगे, Q अपॉन AT इज इक्वल टू E सिग्मा T रेज टू 4। डू यू एग्री? मैं यहाँ पे E लिखने वाला हूं क्योंकि किसी और बॉडी के लिए। अभी इस फॉर्मूला को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखो, तो dq अपॉन dt इज इक्वल टू सिग्मा ए E इंटू टी रेज टू 4। मुझे T फाइंड करना है, चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। dq अपॉन dt की वैल्यू 60 है, सिग्मा की वैल्यू 5.67 इंटू 10 रेज टू -8, एरिया उसने दिया हुआ है 5 इंटू 10 रेज टू -5, E का वैल्यू 0.5 को आप हाफ लिख सकते हो, चाहिए तो 0.5 को, दैट इज बेस्ट, एंड इंटू टी रेज टू 4 मुझे फाइंड करना है। तो अगर मुझे टी रेज टू 4 फाइंड करना है बच्चों, 2 को यहाँ पे लेके आओ, ये 120 हो जाएगा अपॉन 5.67 इंटू 5.67 इंटू 5, और ये हो जाएगा 10 रेज टू -13, बना कि नहीं?
तो इस पार्ट को अगर आप लॉग से सॉल्व करोगे, इसका आंसर आएगा 4.23 इंटू 10⁻13 ऊपर जाएगा 10⁻+13 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं कि कैसे करोगे इसके आगे का पार्ट। यहां तक तो बहुत सिंपल है, इसको लॉग से सॉल्व करो, आंसर 4.23 आना चाहिए। एक बार ये आंसर आ गया, अभी टी कैसे फाइंड करेंगे? तो 4 को तो इधर लेके आना पड़ेगा, तो रेस टू 4 यहां पे आएगा तो 1/4 हो जाएगा। टी रेस टू 4 यहां पे आएगा तो 1/4 हो जाएगा। तो बच्चों मैं इसको ऐसे लिखूं 4.23 42.3 लिखता हूं, चलेगा? इसको मैंने एक 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4.23 को एक 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 42.3 हो गया। 42.3 इंटू 10 रेस टू कितना है 12, ये टी रेस टू 4 है, समझा? मैंने एक 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, रेस टू 4 जो है उधर लेके जाओ, तो 42.3 इंटू 10 रेस टू 12 रेस टू 1/3 1/4, आई एम वेरी सॉरी, रेस टू 1/4। ओके, रेस टू 1/4। अभी समझा मैंने ये स्टेप क्यों किया? मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया। ये जो 10 की पावर है ना बच्चों, वो कंपलसरी 4 के मल्टीपल में हो चाहिए। पहले 13 थी, पर मैंने क्या कर दी, उसको 12 कर दी, क्योंकि 4 के मल्टीपल में होना बहुत जरूरी है, तो ही उसको अपन सॉल्व कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते बच्चों। ठीक है, तो अभी मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, 42.3 रेस टू 1/4 इंटू ये कितना हो जाएगा 10 रेस टू 3, देखो 4 3 are 12, तो ये 10 रेस टू 3 हो गया। तो इतने पार्ट को अभी आपको सॉल्व करना है। आप कैसे सॉल्व करोगे? एंटी लॉग ऑफ 1/4 लॉग ऑफ इसका वैल्यू 42.3 इंटू 10 रेस टू कितना है 3 है। तो अभी आपको इसको सिर्फ लॉग से सॉल्व करना है। तो मेन पॉइंट याद रखो, 10⁻13 था, 10 इधर t रेस टू 4 है, 4 यहां पे जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, 4th रूट हो जाएगा, तो 1/4, तो ये 13 रख के चलेगा नहीं, हमें उधर ऐसा नंबर रखना है जो 4 के मल्टीपल में आएगा। तो मैंने फटक से 13 को 10⁻12 कर दिया, 10⁻13 को 10⁻12 कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि ये इजीली मल्टीप्लाई हो। अगर आपने ये स्टेप नहीं किया तो आपका सम गारंटेडली रॉन्ग हो गया रहेगा या फिर रॉन्ग होते रहेगा। तो ये बात याद रखो कि इसको कैसे लिखना है। अभी बच्चों इसको सॉल्व करो, ये तो अभी 10⁻3 है, तो इसका आंसर 2.55 आने वाला है इंटू 10⁻3, तो आंसर है 2550 केल्विन, इतना टेम्परेचर है। तो हमें टेम्परेचर फाइंड करना था उस फिलामेंट का, तो हमने फाइंड किया 2550 केल्विन। ठीक है, कॉपी कर लो अच्छे से, देखो आपको ये स्टेप समझे क्या? कैलकुलेशन लॉग से ही करना है, बहुत जरूरी लॉग कैलकुलेशन करना। ठीक है, गो फॉर द नेक्स्ट वन। देखो ये सब थियरी आपने पढ़ा रहेगा तो आना चाहिए, ट्राई करो नेक्स्ट सम। सो आई होप आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन को समझा रहेगा, कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड? आई डोंट नो, क्योंकि अभी यहाँ पे ये सब में सराउंडिंग का टेम्परेचर मैटर कर रहा है। ओके, देखो किसी भी बॉडी को अगर मैं एक सराउंडिंग में रख रहा हूं, तो जो एनर्जी एमिट करेगा या फिर जो एनर्जी लेता है वो सराउंडिंग से लेने वाला है। ठीक है, तो जब सराउंडिंग में हम रखते हैं तो अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ओके, उसका फॉर्मूला हमने ये बनाया। ओके, परफेक्टली ब्लैक बॉडी का, तो टी नॉट क्या है? टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला हम कब यूज कर सकते हैं? जब सराउंडिंग के साथ हमें बोलते ना, मतलब प्रॉपर हाई टेम्परेचर पे जब सराउंडिंग भी रहेगा तो लॉस ऑफ एनर्जी कितना है, ओके, उसका फॉर्मूला। सिंपल सा बात बता दो लोगों को, एकदम सिंपल सा, कि कॉपर का बॉल है, ओके, एक कॉपर का स्पीयर है और उसका रेडियस दिया है 2.5 सेंटीमीटर। तो कॉपर का स्पीयर है, उसका रेडियस 2.5 सेंटीमीटर है और उसको उस इवैक्यूएटेड चेंबर में रखा हुआ है, उसको उस इवैक्यूएटेड चेंबर में रखा है और चेंबर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। मतलब उस चेंबर का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है और स्पीयर का जो टेम्परेचर है वो 110 डिग्री सेल्सियस है। तो कॉपर स्पीयर अपनी जो बॉडी है वो बॉडी का टेम्परेचर दिया है 110 डिग्री सेल्सियस और बॉडी जिस इवैक्यूएटेड चेंबर में रखा है, सराउंडिंग में रखा है, उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। तो गारंटेडली बॉडी अपना हीट लॉस करेगा। ओके, बॉडी क्या करेगा? कॉपर का जो स्पीयर है वो अपनी हीट सराउंडिंग में दे देगा।
रेडिएट करेगा, गारंटीडली वो रेडिएट करेगा, और जैसे वो रेडिएट करेगा उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? देखो कॉपर का स्पीयर मैंने एक सराउंडिंग में रखा हुआ है, कॉपर का एक स्पीयर मैंने एक इवैक्यूएटेड चेंबर में रखा है, तो इवैक्यूएटेड चेंबर 100 डिग्री सेल्सियस पे और ये 110 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहां से एनर्जी रेडिएट होगा ना, तो इसका टेम्परेचर फॉल हो जाएगा, इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। देयर विल बी अ लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस होने वाला है कि नहीं? जो लॉस है वो रेडिएट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? पर मैं चाहता हूं कि 110 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन रहे, मैं चाहता हूं कि 110 डिग्री सेल्सियस पे ये कॉपर स्टील जो है वो 110 डिग्री सेल्सियस पे रहे, तो मुझे इसको अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा, क्योंकि ये तो लॉस करने वाला है सराउंडिंग को। तो इसका ये 110 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए मुझे उसको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, मुझे उसको किसी एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी देनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही हो? ये स्पीयर को मुझे एनर्जी देना पड़ेगा। अगर मैंने इसको एनर्जी नहीं दिया, व्हाट विल हैपन? क्योंकि ये 110 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या कर देगा, अपनी एनर्जी सराउंडिंग में बांट देगा, है ना? अपनी एनर्जी सराउंडिंग को दे देगा। तो ऑलरेडी उसे देना चालू किया रहेगा, क्योंकि ये 110 डिग्री सेल्सियस पे, सराउंडिंग 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसने तो देना चालू कर दिया, टेम्परेचर कम होना चालू हो गया। पर मैं चाहता हूं बच्चों कि इसका टेम्परेचर उतना ही रहे, 110 ही रहे, तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है? तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी मैं उसको दूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये मुझे फाइंड करना है। समझा? कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी मैं उसको दूंगा विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ एनर्जी सप्लाई। क्या फाइंड करना है मुझे? रेट ऑफ एनर्जी सप्लाई, मतलब dq अपॉन dt। अब ये तीसरा सम है रेट के ऊपर हम कर रहे हैं, रेट ऑफ एनर्जी सप्लाई मतलब dq अपॉन dt, ओके, सो दैट इट शुड मेंटेन टेम्परेचर एट 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? लास्ट टाइम बता रहा हूं, इवैक्यूएटेड चेंबर 100 डिग्री सेल्सियस सराउंडिंग का टेम्परेचर है, बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 110 है, बॉडी सराउंडिंग में हीट रेडिएट करेगी, बॉडी जो स्पीयर है वो सराउंडिंग में हीट रेडिएट करेगा, स्पीयर जब सराउंडिंग को हीट दे देगा तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, पर मैं चाहता हूं कि उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, तो जो भी एनर्जी लॉस हो रहा है, समझा? एनर्जी लॉस हो रहा है वो उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो भी एनर्जी लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ एनर्जी मुझे प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला मुझे लग रहा है ये हो जाएगा यस और नो। तो जो भी एनर्जी लॉस हो रही है इसकी, वो मुझे उसको सप्लाई करनी पड़ेगी, तो वो सप्लाई करने का रेट मुझे फाइंड करना है, dq अपॉन dt। आई होप आपको फॉर्मूला समझ में आया। दिस फॉर्मूला इज लॉस ऑफ एनर्जी, और लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज करूंगा, क्योंकि जितनी एनर्जी लॉस हो रही है उतनी अगर एनर्जी उसको आपने दे दी, जितनी एनर्जी उसकी लॉस हो रही है उतनी एनर्जी हमने अगर उसको दे दी, तो उसका टेम्परेचर कम नहीं होगा, उसका टेम्परेचर मेंटेन होगा। सिग्मा 5 पॉइंट, मैं पहले इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखता हूं, इसको लिखूंगा 4 पाई आर स्क्वायर, रेडियस सेंटीमीटर का मीटर में बदल देते हैं, 10⁻² मीटर, ये आ जाएगा 373 केल्विन, ये आ जाएगा 383 केल्विन, है ना? बाकी सब तो ऐसा ही है, T⁴ माइनस T⁴. So dq upon dt is equal to sigma 5.67 into 10⁻⁻8, 4 pi की वैल्यू 3.14 into r square is 2.5 into 10⁻² का स्क्वायर, T⁴, t की वैल्यू कितनी है? 383 4 minus 373 4, ओके, (4), इसको भी (4) ले। अभी मुझे बताओ बच्चों, ये जो मैंने अभी सॉल्व किया है, अभी पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो। लेट अस सॉल्व 383 है ना? आप इसको 4 बार मल्टीप्लाई करो, बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा, उससे अच्छा डायरेक्टली 4 log ऑफ 384, है ना? और इसका हम क्या निकालेंगे? एंटी लॉग। इसका हम क्या निकालेंगे? एंटी लॉग। इसको सॉल्व करो, 383, इसका हम एंटी लॉग निकालेंगे, तो समवेयर अराउंड 2.152, बहुत बड़ा नंबर आता है, into 10⁻10 ऐसा लिख देंगे।
2.152 इंटू 10^10। सिमिलरली इसको भी अलग से सॉल्व कर लो, 373^4। ओके, इसको कैसे लिखेंगे, एंटी लॉग ऑफ 4 स्टार्टिंग में आएगा, लॉग ऑफ 373। इसको सॉल्व करके देखो कितना आंसर आ रहा है, समवेयर अराउंड 1.936 इंटू 10^10 आएगा। ठीक है, तो पहले ये सेपरेटली सॉल्व करो ताकि इधर खिचमिट ना हो जाए, क्योंकि अपने को लगेगा। तो लॉग से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये वैल्यूज यहाँ पे अभी सब्स्टिट्यूट करो, तो मुझे बताओ dq अपॉन dt मुझे क्या मिलेगा, 5.67 इंटू 4 इंटू 3.14 इज 12.56 इंटू 2.5^2 चलेगा। और ये माइनस 8 -4 ये -12 हो जाएगा, और ब्रैकेट में ये दोनों को माइनस करना है, 2.152 माइनस 1.936 10^10 कॉमन निकालो, क्योंकि इसमें भी 10^10 है, इसमें भी 10^10 है, इसको कॉमन निकालो। अभी इसका आंसर इससे मल्टीप्लाई करना है, तो सभी से मल्टीप्लिकेशन बाकी है। देखो क्या आंसर आ रहा है, मुझे लग रहा है समवेयर अराउंड 0.962 ये आंसर आना चाहिए। वॉट लिखो या फिर जूल पर सेकेंड। तो मैंने इसको सॉल्व करने का आपको ट्रिक बताया, आप ट्राई करो। इसको पहले सॉल्व कर लो, इसको पहले सॉल्व कर लो, इसका पावर और इसका पावर सेम रखना। देखो ये 10^10 में लिखा है, तो ये भी 10^10 में लिखा है, माइनस करने वक्त इजी हो जाएगा। अगर आप इसको 10^10 रखोगे और इसको 10^9 रख दोगे तो फिर नहीं होने वाला है। तो दोनों का पावर जो है 10^10 10^10 ही रखना, वो काफी इजी हो जाएगा कॉमन निकाल के सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये वैल्यू सारे, ये दो वैल्यू यहाँ पे रख दिए, इनको तो मैंने वैसे ही रखा हुआ है सी, है ना। और इसको माइनस करके जो आंसर आएगा सिर्फ ये सब मल्टीप्लाई करना है, फिर आप लॉग से करो। मल्टीप्लाई इतना करने से अच्छा डायरेक्ट लॉग यूज करो, वैसे भी आपका कॉन्फिडेंस लॉग में बढ़ जाएगा। ओके, और ये 10^10 मैंने कॉमन निकाला, क्योंकि दोनों का पावर मैंने 10^10 ही रखा था, तो कॉमन निकालना बहुत इजी हो गया इसके लिए। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व इट, सी वेदर यू आर गेटिंग आंसर 0.962। ठीक है, एक सम और आपके लिए, ट्राई सॉल्विंग दिस। पहले ये कंप्लीट करो, देखो इसका कैलकुलेशन आपको जमा है क्या, और नेक्स्ट सम स्टार्ट करो सॉल्व करने। Sum of this chapter I'm ending up with this part. I hope आपको एकदम easy sum था, बहुत कुछ इतना खास बात नहीं था इसमें। You have to compare rate of emission of heat. You have to compare again the rate of emission of heat. Rate of emission of heat को हम क्या बोलेंगे भाई, dq by dt है ना, ये रेट होता है, इसको मैं r लिख देता हूँ। तो rate of emission of heat at 727 डिग्री सेल्सियस एंड 227 डिग्री सेल्सियस पे मुझे कंपेयर करना है कि 727 डिग्री सेल्सियस पे जब बॉडी थी उसका रेट ऑफ एमिशन क्या था, और 227 डिग्री सेल्सियस पे जब बॉडी थी तो उसका रेट ऑफ एमिशन क्या था, दोनों को कंपेयर करना है। मतलब दोनों का रेशो फाइंड करना है बच्चों। क्या फाइंड करना है, दोनों का रेशो, कि बॉडी का रेट ऑफ एमिशन ऑफ हीट, क्या बॉडी का रेट ऑफ एमिशन ऑफ हीट। रेट ऑफ एमिशन ऑफ हीट मतलब कितना अमाउंट ऑफ हीट वो रेडिएट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितना अमाउंट ऑफ हीट वो रेडिएट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वो तो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और जो सराउंडिंग में उसको रखा हुआ है कि नहीं। तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर दिया हुआ है कि इस बॉडी को एक एनक्लोजर में रखा है जिसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। तो ये हो गया 300 केल्विन, ये हो गया 1000 केल्विन, और ये हो गया 500 केल्विन। बना कि नहीं। फॉर्मूला क्या बनाओगे बच्चों, dq by dt is equal to sigma a t⁴ minus t0⁴। yes or no, ये वाला सा फॉर्मूला आएगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, रेट। तो r1 अपॉन r2 करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बॉडी तो वही है। तो सिग्मा तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वो तो कैंसिल, एरिया भी उसी बॉडी का कांस्टेंट रहेगा। तो ये हो जाएगा t1⁴ माइनस t0⁴ अपॉन t2⁴ माइनस t0⁴। कम ऑन, t1 की वैल्यू कितनी है, 1000 को मैं 10⁻³ लिखूं, चलेगा ना, ⁴ माइनस
इसको मैं लिखता हूं 300, ओके, रेज टू 4। अच्छा 300 को मैं 3 इंटू 10 रेज टू 4 लिखता हूं, चलेगा? अपॉन T2 क्या है 500, मतलब 5 इंटू 10 रेज टू 2 रेज टू 4 माइनस 3 इंटू 10 रेज टू 2 रेज टू 4। अभी बच्चों ये हो जाएगा 10 रेज टू 12, ये हो जाएगा 10 रेज टू 12, ये हो जाएगा 81 आएगा ना, 81 इंटू 10 रेज टू 8 अपॉन ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625 इंटू 10 रेज टू 8 बराबर है, माइनस 81 इंटू 10 रेज टू 8। 10 रेज टू 8 कॉमन निकालो, इसमें से 10 रेज टू 8 कॉमन निकालो, 10 रेज टू 4 बचेगा। 10 रेज टू 4 मतलब कितना होता है 1 2 3 4 है ना, 10 रेज टू 4 माइनस 81 अपॉन 625 माइनस 81, ऊपर से 10 रेज टू 8 कॉमन निकाला, नीचे से 10 रेज टू 8 कॉमन निकाला, ये कैंसिल हो गया। ये समझा कैसे हुआ? 10 रेज टू 8 कॉमन निकालो तो 10 रेज टू 4 बचेगा, मतलब 10,000। 10,000 में से 81 किया तो कितना आता है 9919 अपॉन 625 में से 81 क्या कितना आता है 544 है ना। इसको सॉल्व करो, देखो लॉगरिथम से कितना आंसर आ रहा है 18.23 आंसर आ रहा है। चलिए चेक करो आपको आ रहा है क्या। तो रेट ऑफ एमिशन मैंने क्या किया, कंपेयर किया दो अलग टेम्परेचर का। 727 पे रेट ऑफ एमिशन क्या था, 227 पे रेट ऑफ एमिशन क्या था, दोनों को मैंने क्या किया कंपेयर किया, रेशियो फाइंड किया, इजीली आंसर आ गया। ये वाला सम ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो अपना लास्ट सम है ये इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे सम्स की ये टाइप के टेक्स्ट बुक में बहुत सारे सम देते, सारे मैंने सॉल्व कर दिए। अभी डिस्क्रिप्शन वाले सम्स आप सॉल्व करो और खत्म कर दिया मैंने चैप्टर इसी के साथ। थैंक यू वेरी मच।